मेरे दोस्तों, स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी आज तक के पटवारी में वीडियो में पेपर आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। और क्योंकि ये अपन का अंतिम प्रहार है, यदि इसको आप कंप्लीटली पढ़ लिया तो पटवारी में जितने भी प्रश्न आएंगे आपके अंकगणित के, इनमें से आपके आ जाएंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी कंप्लीट मेरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, जिससे कि आपका लगभग अंकगणित के जितने भी प्रश्न हैं आपके इनमें से पूछ लिए जाएंगे। ये पुराने पेपर जितने भी आए हुए हैं उनको प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। अपन के प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न है, पहला प्रश्न अपन के प्रतिशत का है। वर्ग की भुजा में 10% कमी करने पर, वर्ग की भुजा है उसको हम क्या करें, 10% कम करने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों के, यदि अपने क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होता है या क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ता है, तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है या वर्ग सेंटीमीटर में आता है। वर्ग का मतलब दो बार लिखा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन इसको इस प्रकार से हल कर रहे हैं कि यहाँ पर 10% कम, तो आंकड़े दो बार लिखे जाते हैं। 10 का 90 होता है, गुणा 90/, 10% कम का यहाँ पर आ जाएगा 81 का अर्थ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, 81 का अर्थ क्या हो गया, 19% कम। यदि यह 100 से कम है ये 81, तो अपन लिख देंगे 19% कम। या अपन मान लेते सेकंड विधि। यदि ऐसे समझ में आपको नहीं आया तो प्रिय विद्यार्थियों के भुजा मान ली अपन ने, क्या कितनी मान ली, 100। क्षेत्रफल कितना हुआ, 100 को 100 से गुणा किया, 100 गुणा 100, ये हो गया हमारा 10,000। अब प्रिय विद्यार्थी, भुजा कितनी हो गई, क्या हो गई हमारे पास, 10 की कमी हुई तो 90, और क्षेत्रफल कितना हुआ, 90 गुणा 90, तो प्रिय विद्यार्थियों 8,100। अब देख लो कि हमारी कमी कितनी आ रही है। 10,000 क्षेत्रफल था, वो 8,100 हो गया। तो आपके 10,000 पे 1,900 की कमी आ गई है, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से जो, कितने प्रतिशत कमी आई है प्रिय विद्यार्थियों, हमारे 19% क्षेत्रफल कम आया है। यदि आप भुजा 100 लेते हो, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर होता, तो 100 को 100 से गुणा किया, 10,000 आ जाएगा। फिर अपन भुजा में 10 की कमी करी तो भुजा 90 हो गई थी, 90 को 90 से गुणा किया, 8,100 आ गया। तो हमारे कमी कितनी आ गई, 19% की कमी आ गई। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अभी पटवारी का एग्जाम होने वाला है उसमें पेपर हूबहू उतरने वाला है। इनमें से अंकगणित के कंप्लीट आपके प्रश्न आ जाएंगे। प्रत्येक प्रश्नावली अंकगणित के 5-5 प्रश्न करवाता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, ये भी प्रतिशत का ही प्रश्न है कि राम का खर्च है, राम का खर्च श्याम से 25% कम है। तो दो व्यक्ति है हमारे पास, एक राम है एक श्याम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लिख देते हैं राम और एक है अपन का श्याम। राम का खर्च है वो श्याम से 25% कम है। इसका इसका खर्च 75 रुपये है, इसका खर्च। अब हमारे को देर का श्याम का खर्चा राम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 75 पर कितना अधिक है, तो अधिक प्रतिशत, अधिक प्रतिशत। तो 75 पर हमें अधिक मिल रहा है 25%, का मतलब 100 पर निकाल लेते हैं। अब 25 के पहाड़े से अपन 75 को काट देते हैं, 3 बार कटेगा, और 100 में 3 का भाग दे देते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो ये भाग जाएगा 33/3%। तो हमारे श्याम का खर्च राम से कितने % अधिक प्राप्त हुआ, 33/3%। नेक्स्ट सवाल के लिए देखो,
ये भी प्रतिशत का ही प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, कि किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 45% यदि नंबर आ जाते हैं तो विद्यार्थी क्या उत्तीर्ण माना जाता है। अब एक छात्रा क्या करती है, वो 128 अंक प्राप्त कर लेती है, वो 7 अंकों से फेल हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों के छात्रा को पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, 128 अंक तो वो लेकर आती है, 7 अंकों से यदि वो फेल हो गई, इसका मतलब उसमें 7 अंक और आ जाते, तो छात्रा क्या हो जाती, पास हो जाती। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर अपन कर सकते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं पूर्णांक क्या है, पूर्णांक मान लेते हैं 100 अंक की परीक्षा थी, और उत्तीर्ण के अंक कितने हैं, उत्तीर्णांक 45% है। प्राप्तांक कितने हैं, प्राप्तांक है उसके 128 अंक के, और फेल कितने अंकों से हुई, फेल हो गई वो 7 अंकों से। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये 45% है वो किसके बराबर है, 45% है वो किसके बराबर है, 128, 128 प्लस 7, क्योंकि ये उत्तीर्ण आ गए, 7 अंकों से फेल हुई तो इसमें 7 जोड़ देंगे, तो यहाँ से 1% आपके किसके बराबर आ जाएंगे, ये जोड़े तो 135 बटावा 45, तो 45 से इसको अपन काट देते हैं, ये प्रिय विद्यार्थियों 3 बार कट जाएगा। अब हमें पूर्णांक चाहिए, तो पूर्णांक क्या होता है, 100% होता है, 3 को हम 100 से गुणा कर दिया तो 300, 1% का मान कितना 3 आया, 100% का मान आ जाएगा 300। या प्रिय विद्यार्थियों अपन अलग विधि से भी कर सकते हैं, सेकंड विधि मान लेते हैं, सेकंड विधि से करेंगे तो पूर्णांक कितना है, पूर्णांक 100, और प्राप्तांक कितने हैं, प्राप्तांक 128, और फेल हुई वो 7 अंक। अब प्रिय विद्यार्थियों हमारे को पूर्णांक ज्ञात करना, जो चीज ज्ञात करते हैं वो ऊपर आ जाती है, दिया हुआ 135, ये क्या है, ये पास के अंक है, ये 135 क्या हुए, पास के अंक, और पास का प्रतिशत कितना था, 45 था, 45 से काटा तो 3 बार, इनको गुणा किया तो हमारे पास आ गया 300। किसी संख्या के 2/3 का 20%, किसी संख्या के 2/3, 2/3 होता है मतलब 2/3, 20% 56 है, संख्या का 16% है। तो प्रिय विद्यार्थियों के माना संख्या क्या मान लेते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं, संख्या मान ली हमने एक्स। अब ये कह रहा कि संख्या के 2/3, क्या हुआ, क्या एक्स का क्या करना, 2/3, और उसका कितना का मतलब मल्टीप्लाई होता है 20%, ये कितना देर का हमारे को 56 दिया हुआ है। अब प्रिय विद्यार्थियों के जीरो से अपन जीरो काट देते हैं, 2 के पाड़े से इसको काटा, ये आ गया हमारे 5, तो यहाँ से आ गया 2x बटावा 5 को 3 से गुणा किया 15 बराबर 56/1। वज्र गुणा कर देते हैं, इनको जब वज्र गुणा करेंगे तब प्रिय विद्यार्थियों 56 को 15 से गुणा कर देंगे, 2 को 1 से किया तो ये आ गया 2x बराबर 56 गुणा 15। गुणा में जो संख्या होती है वो भाग में चल जाती है, 56 गुणा 15 बटावा 2 से इसको काट दिया, ये आया 28, 15 को 28 से गुणा किया, 15 × 120 की तो हासिल के 12, और 15 तो 30, और 12 42, तो वो संख्या हमारे पास कौन सी थी, 420। अब हमारे से पूछा क्या है, हमारे से पूछा है संख्या का कितना है, 420 का 16% पूछा है, 420 गुणा 16/100। अब प्रिय विद्यार्थियों काट देते हैं,
16 को इससे गुणा कर दिए थे, 16 दूना 32 को हासिल के 3, 16 को 4 से किया 64, 64 में 3 जोड़ा 67, और भाग कितने का लगाएंगे? 10 का। 10 का जब भाग लगाया जाता है के हाथ की तरफ एक छोटे पॉइंट लगा देते हैं, 67.2, तो हमारा उत्तर कितना निकल के आया? 67.2। किसी भी संख्या के 2/3, देखो संख्या x थी का क्या किया, 2/3 का 20% हमने निकाला, वो किसके बराबर है? 56 के बराबर। इस प्रकार हमारी संख्या आ गई 420। अब प्रिय विद्यार्थियों के अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि जैसे 420 का अपन को तिहाई करके 20% निकालेंगे तो वो 56 आ जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल के लिए, अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ देखो, ये लाभानी का प्रश्न है। मशीन को 1600 रुपए में बेचने पर, कोई मशीन है उसको हम कितने रुपए में बेच रहे हैं? 1600 रुपए में बेचने पर 12% हानि होती है, तो कितने में बेचे कि 21% लाभ अर्जित होगा? ये विद्यार्थियों के हमारे को मशीन है 1600 में बेच देते हैं, तब 12% हानि हो रही है, तो कितने में बेचे कि 21% लाभ होगा? मतलब अपन को ये चीज पूछ रहा है, 20% लाभ का पूछ रहा है, तो हम विक्रय मूल्य लेते हैं। विक्रय मूल्य के लिए ऊपर आ जाएगा 120। क्या वह संख्या हमेशा ऊपर आती है प्रिय विद्यार्थियों? ये भी एक सूत्र है, ज्ञात करना। तो ज्ञात करना, विक्रय मूल्य तो ऊपर लिख दिया, क्या हुआ? ऊपर आता है, और यहाँ पर क्या आता है प्रिय विद्यार्थियों? ये हुए के अनुसार आता है, ये हुए के अनुसार। अब दोस्तों के यहाँ पर देखोगे, ये 1600 है, वो 12% हानि का विक्रय मूल्य दे रखा है। 12% हानि का विक्रय मूल्य, तो 12% हानि का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों 88, 88 होता है। यहाँ पर हम 88 लिख देते हैं। 11 के पहाड़े से इनको काट देते हैं, 11 से काटा 8 बार, 11 से काटा ये 11 बार, 8 से इसको काट दिया 200। अब 11 को 200 से गुणा कर देते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो हमारे पास उत्तर आ जाता है 2200। 21% लाभ से उसे कितने में बेचा जाएगा? 2200 रुपए में हमें बेचना पड़ेगा। ये आपका इसका आंसर आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल के लिए देखो, ये प्रश्न है कि फल विक्रेता ने, 7वां प्रश्न है, फल विक्रेता ने 400 फल खरीदे। मतलब कोई फल विक्रेता है जो 400 फल खरीद कर लाता है। अब लाने के बाद हुआ क्या कि 50 फल उस सड़ जाते हैं, वो शेष फलों को उन्होंने 20% लाभ से लाभ। अब अपन मान लेते हैं कि 400 फल खरीदे, तो वो 400 रुपए में खरीदे होंगे, प्रत्येक फल 1 रुपए का मान लेते, 2 का भी मान सकते हो आप, 5 का भी मान सकते हो। यदि आप 1 रुपए का मान लोगे हो जाएगा। तो मान लेते हैं, क्या माना है कि 400 फलों का क्रय मूल्य, खरीदे का मतलब क्रय मूल्य मान लिया 400। अब वो 50 फल सड़ गए, तो बेचने वाले फल कितने हुए थे? बेचने वाले फल प्रिय विद्यार्थियों 50 सड़ जाते हैं, शेष बच गए अपन के 350 फल। अब प्रिय विद्यार्थियों ये जो 50 बेचेगा, शेष को 20% लाभ से, तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हो जाएगा? 350 को हम बेच रहे हैं 20% लाभ से। 0 से 0 काट दिया, 0 बार 60 की हासिल के कितने लगे? 6, भारतीय 36 से 42। हमारी जेब से मतलब क्रय मूल्य कितना था? जेब से खर्च हुए थे 400 रुपये, आए कितने? 400 हमें प्राप्त हो गए। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत
का सूत्र होता है लाभ बटावा क्रय मूल्य गुणा 100। तो प्रिय विद्यार्थियों लाभ तो आया हमारे पास 20 रुपए का गुणा 100 और क्रय मूल्य है 400। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 20 में 4 का भाग दिया तो हमारे पास 5% लाभ अर्जित। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न में कितना लाभ हुआ हमें? 5% का लाभ हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों, किसी घड़ी को 400 रुपए में खरीद कर अपन क्या करते हैं, एक घड़ी है वो 400 रुपए खरीद कर लाते हैं और 407 रुपए प्रतिशत लाभ होगा। ये विद्यार्थियों को कोशिश करो कि कितने प्रतिशत लाभ होगा। हमें पता चल रहा है कि 7 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जाता है? मूल्य पर निकाला जाता है। 7/400 गुणा 100 लिख देंगे। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों के हम लिख देंगे क्रय मूल्य अपन क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य तो लिख दिया हमने 400 रुपये। क्रय मूल्य कितना लिखा हमने? क्रय मूल्य 407 रुपये। अब प्रिय विद्यार्थियों लाभ प्रतिशत 400 रुपये पर हमें 7 रुपये का लाभ मिला है। ये जो लाभ है वो 400 पर हमें 7 का मिल रहा है, वो पर लाभ निकाल लेंगे। 7 के अंदर हम 4 का भाग देते हैं, 0.70% होता है। ये भी मैं भाग दे के बता देता हूँ। 4 एकम 4, 3 बच गया, 0.7 चौक 28, 2 बच गया, 4 पंजे आए दोस्तों 1.75% लाभांश। स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, वैसे ही है। अब नेक्स्ट सवाल के लिए, ये जो भी प्रश्न कर रहे हैं अपन वो प्रिय विद्यार्थियों आपके एग्जाम में छपने वाले ऐसे के ऐसे, इसलिए कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो किस मशीन 460 रुपए में बेच पर कितने प्रतिशत लाभ होता है, जितना उस वस्तु 410 पर हानि प्राप्त होती उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब प्रिय विद्यार्थियों के अपन को क्या है कि लाभ और हानि बराबर प्रतिशत है। लाभ जितना लाभ है उतनी हानि है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि दो बराबर दे रखा है। क्रय मूल्य के लिए 460 और 410 को आधा कर देते हैं। ये प्रिय विद्यार्थियों कट है। जब लाभ और हानि बराबर में हो तो हमें क्या करना है, क्रय मूल्य के लिए दोनों विक्रय मूल्य को आधा कर देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ये आ गए हमारे पास 800 और 70, 870 बटावा आ गया 400। हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आया है? 435। मान लेते अपन ऐसे नहीं करना चाहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तब अपन क्या करेंगे कि एक बार उसको कितने में बेच रहे हैं 400, यहाँ पर लिख देते हैं। ये लिख दिया मैंने क्रय मूल्य और यहाँ लिख दिया विक्रय। क्रय मूल्य एक्स है, एक्स है, दो बार कार्य हो रहा है। और विक्रय मूल्य यहाँ पर हमारे पास 460 है, यहाँ पर 410 है। अब ये ज्यादा धन में बेच रहे हैं तो प्रिय विद्यार्थियों लाभ होगा। के अंदर क्या आगे लाभ होगा तो 460 माइनस एक्स लिख। ये कम धन में बेचा जाता है तो इसमें क्रय माइनस का जाता है। और ये दोनों चीज क्या है? ये दोनों चीज, ये तो हुआ प्रिय विद्यार्थियों लाभ, और ये क्या आ गई हानि। ये अपन को बराबर दे रखा है, अतः अपन दोनों को बराबर कर देते हैं। x माइनस 410 बराबर 460 माइनस एक्स। ये क्रय मूल्य हमने माना है प्रिय विद्यार्थियों। अब ये तो उधर चला जाएगा और x इधर आ गया, तो x प्लस एक्स बराबर 460 प्लस 410।
2x बराबर हो गए 870, x बराबर आ गया हमारे 2 का भाग दे देंगे तो 435। तो जो भी आपको प्रिय विद्यार्थियों उचित विधि लगती है कर लीजिए। यदि अपन टाइम की बचत करना चाहते हैं, यदि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर दिया है, तो आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, आधा कर देना है। दोनों विक्रय मूल्य को जो आधा कर देते हैं तो हमारा क्रय हो जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों के ये भी ट्रिक्स बहुत ही अच्छी है। ये कभी लगती है, ये एक ही कंडीशन लगती है प्रिय विद्यार्थियों, कितने प्रतिशत लाभ होता है उतनी हानि होनी, तब तो हम दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते। लाभ का हो गया, एक हानि का हो गया, 2 आदमी हो गए, 2 का हम भाग लगा देते। अब प्रिय विद्यार्थियों अगला सवाल, की वस्तु पर लाभ उसके मूल्य का 3/8 लाभ पर। ये विद्यार्थियों के यहाँ पर जिस साथ का जुड़ जाता है वे हर होता है, तो यह लिखा कि विक्रय मूल्य का, तो हम विक्रय मूल्य ले लेते हैं। ये विद्यार्थियों विक्रय मूल्य तो लिया हमने, कितना लिया, विक्रय मूल्य 8 और लाभ कितने का है, ऊपर वाली संख्या है 8। अब प्रिय विद्यार्थियों 8 रुपए में कोई वस्तु बेचते हैं और का लाभ होता, क्या मतलब वो खरीद के कितने में लेके आए थे, भाई आप 8 रुपए वस्तु बेच रहे हो और आपको 3 रुपए लाभ प्राप्त हो जाता है, का मतलब 5 रुपए में खरीदी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ तो हमारे पास 3/100, क्या प्रिय विद्यार्थियों ये क्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य कितना आएगा हमारे पास, क्रय मूल्य 5 रुपये आ जाएगा। 5 के पाड़े से काट देते हैं और 20 का 60 लाभ अर्जित। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों क्रय मूल्य निकालने के लिए अलग से निकाल देता हूँ, 8 माइनस बराबर 5 रुपये प्राप्त हुआ और सूत्र में हमें क्रय मूल्य लिखना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल के लिए, अगला सवाल है प्रिय विद्यार्थियों, 1 से 27 तक वर्ग संख्या का औसत है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सूत्र था हमारे पास 1 से n तक वर्ग संख्याओं का औसत, वर्ग संख्याओं का औसत का औसत का प्रिय विद्यार्थियों उत्तर भी कभी पूछ देते हैं, n+1 n+1 बटावा 6। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर हम n के स्थान पे 1 से 27 तक है, 27 रख सकते हैं, 27 प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 27 प्लस 1 और बटावा 6। यहाँ तो हो गया हमारे पास 28, 27 को 2 से किया 54, 1 55 और बटावा 6। अब प्रिय विद्यार्थियों 2 के पाड़े से इनको 28 को काट दिया 14 और यहाँ आ गया 2 काटा 30। 14 को इससे 55 से गुणा कर देते हैं, 14 पंजी 70 हासिल के लगे 7 और 70 7 77 बटावा कितना आ गए विद्यार्थियों, अपन चाहे तो 3 का भाग दे देते हैं, 3 दूनी 6, इस कितने बच गए 1 5 3 15 शेष बच गया 1 2 और 6 3 18 शेष को बटा, तो हमारा जो औसत है वो कितना निकल करके आ गया 256 सही बटावा 3 हमारा औसत निकल। ये मेन सूत्र आपको याद होना चाहिए कि प्रिय विद्यार्थियों वर्ग संख्याओं का औसत क्या होता है,
यदि यहाँ पर घन संख्याएं दे देते तो घन के लिए क्या आता कि घन के लिए विद्यार्थियों एन एन प्लस का स्क्वायर बटावा 4 आता था। अब नेक्स्ट सवाल के लिए यहाँ पर लिखा है 40 संख्याओं का औसत 57 है। 40 संख्याओं का औसत 57 है। प्रत्येक संख्या में से दो दो घटा रहे हैं, तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या में से क्या कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों? दो घटा रहे हैं। नया औसत हो जाएगा, नया औसत, नया औसत बराबर औसत माइनस प्रत्येक घटाई गई, प्रत्येक में घटाई गई संख्या। तो प्रिय विद्यार्थियों औसत है हमारे 57, प्रत्येक को घटा रहे हैं। नया आने वाला औसत है वो कितना हो जाएगा? नया जो औसत प्राप्त होगा वो विद्यार्थियों 55। यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रत्येक में 2 घटाया जाता है तो आप औसत में घटा देते, यहाँ बोल देता है कि प्रत्येक में 2 जोड़ा जाता है, तब आपका उत्तर क्या आता प्रिय विद्यार्थियों? उस कंडीशन में आपका उत्तर जोड़ने पर क्या आता? 57 प्लस 2 60 आ जाता है। मान लो कि यह कह देते प्रत्येक संख्या को गुणा कर देते हैं, तब प्रिय विद्यार्थियों उत्तर क्या आता? औसत है वो 2 गुणा हो जाता। 57 को 2 गुणा करते अपन के कितना आ जाता? 114 आ जाता। या कह देते कि प्रत्येक संख्या में 3 का भाग देने पर क्या होगा कि विद्यार्थियों उस कंडीशन अपन 57 में 3 का भाग लगा देते। अब नेक्स्ट सवाल के लिए यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 10 विद्यार्थियों का औसत है वो 40 है। 10 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 40 है। एक प्रकाश के स्थान पर रोमन को शामिल कर लिया जाता है, औसत 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो रोमन की लंबाई कितनी है? अब प्रिय विद्यार्थियों के अपन ने इनका भी सूत्र लिखा दिया था। औसत बढ़ रहा है तो नए आने वाले का बार का रोमन का मान नया आ रहा, गया तो गया। सूत्र क्या था? औसत, और यहाँ लिखाया था प्लस माइनस कुल इंटू औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि। तो प्रिय विद्यार्थी 40 सेंटीमीटर है, वृद्धि हुई आदमी 10 है विद्यार्थी, औसत 2 बड़ा है 140 प्लस 160 से कितना प्राप्त हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? हमारे पास 100। क्योंकि इसका मैंने सूत्र करवा दिया, फिर भी अपन देखना है कि कोई व्यक्ति जाता है उसके स्थान पे नया आ जाता है, और नया आ जाता है तो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। क्या अपन कह देते हैं कि 140 तो था ही था, और बड़ा कितना? औसत में 2 की वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि कितनी हो गई भैया? कुल वृद्धि बाबू से भी कर सकते हैं 10 जनों पे बढ़ा तो 10 गुना 2 तो 20, कुल वृद्धि कितनी हो गई? तो रोमन आने की वजह से लंबाई बढ़ रही, इसलिए रोमन की लंबाई क्या हो गई? रोमन की लंबाई हो जाएगी 140, तो और 20 बढ़ी थी 160 से। अपन बिना सूत्र से करें तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से भी हल कर सकते। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए क्योंकि प्रत्येक सवाल को लगभग 2-2 सारे आपको जो अच्छी और बेस्ट विधि है यहाँ पे हल करना सीख। अब प्रिय विद्यार्थी MS धोनी है, उसकी 10 पारियों का औसत है वो 48 रन। अगली पारी में वो कितने रन बनाए? अगली पारी मतलब 10 तो हो गई, अगली जैसे ही होगी तो 11वीं पारी हो जाएगी। कितने रन बनाए? 4 रन उससे बढ़ जाता है। तो अपन प्रिय विद्यार्थियों पहले क्या लिख देंगे? 10 पारियों का कुल, 10 ही है ना,
पारियों का, फिर ये विद्यार्थियों 10 पारियों का कुल 10 × 48 हो गया 480। अगली पारी आते ही यह क्या हो गया, 11 पारियां बन गई। कितनी बन गई, 11 पारियों का कुल, तो फिर ये विद्यार्थियों 11 गुणा 52। अब ये 52 कहाँ से आया, औसत है वो 4 रन बढ़ गया था, 48 में अपन 4 जोड़ देते हैं तो फिर विद्यार्थी 52 आ जाता है। 4 दूना 22, 4 पंजे 55 और 2 कितने हो गए 57। अब फिर ये विद्यार्थियों 11 में से 10 को घटाए तो ये क्या आ जाएगा, अगली पारी के रन आ गए, पारी के रन घटा देते, 2 में से 0 गया तो 2, 17 में से 8 गए 9 और 4 में से 4 गया, रन आए फिर विद्यार्थियों अगली पारी के 92 रन बनाने पड़े। और यदि 11वीं पारी में वो 92 रन बना लेता है, का जो औसत है वो 48 की जगह 52 के हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है, फिर ये विद्यार्थियों सबसे छोटी संख्या कौन है। तो अपन क्या करते हैं कि औसत को मैं लिख देते हैं, औसत कहाँ लिख दिया, एक क्रमागत 3 लिख दिया जाता है, 3 सम संख्या है 48, 48 के बाद 50 और 50 के बाद 52 और यहाँ पर 46 और यहाँ 44 और यहाँ पर 45 क्रमागत हो गई। इसको तो काउंटिंग में क्योंकि ये समय नहीं है, ये पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन है, तो फिर ये विद्यार्थियों आपको देखिए ये क्रमागत भी है सबसे संख्या, तो उत्तर क्या हो गया हमारा, सबसे छोटा 45 प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल इजी तरीके से बताया है कि क्रमागत नाम आए या सतत नाम आ जाए, लगातार नाम आ जाए विद्यार्थियों, उसमें उस मध्य में लिख करके हम संख्याएं लिख देते हैं। अब नेक्स्ट सवाल के लिए, अरुण और निर्मल की आय, अरुण और निर्मल की आय का अनुपात ये है, प्रत्येक व्यक्ति इतने रुपए बचत करता है तब उनके खर्च का अनुपात ये हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इतने रुपए बचत करता है कि खर्च का, अब मान लो कि आय में विद्यार्थियों, आय में से यदि बचत घटा दे तो क्या प्राप्त हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं, माना उनकी आय, आय क्या मान ली अपने 5x और 7x। अब फिर ये विद्यार्थियों खर्च कितने हैं इनके, खर्च है बचत दे विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यक्ति ये भी हमारे 800 रुपये बचाता है, ये भी 800। अब हम जानते हैं आय में से बचत को घटा देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाएगा खर्च। आय में से प्रिय विद्यार्थियों बचत को जब घटाते हैं तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5x में से बचत घटाया, 7x में से बचत घटाया, का ये क्या आ गया, खर्चा है वो 2 अनुपात आ जाता। ये विद्यार्थियों इसकी आय में से इसकी बचत घटा दी का खर्चा आ गया, इसकी आय में से इसकी बचत घटा दी तो इसका खर्चा आ गया। अब अपन इनको वज्र गुणा कर देते हैं, तो किया प्रिय विद्यार्थियों 15x माइनस 14 बराबर 14x माइनस 700, वज्र गुणा कर रहे हैं अपन। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों इधर आ जाएगा, 15 में से 14 गए तो x बच जाएगा, ये उधर गया 1600 में से 14 तो हमारे पास है 800। अब पूछ रहा है ये प्रिय विद्यार्थी अरुण की आय पूछ रहा है, तो ये तो अरुण था, कौन है, अरुण है, और ये कौन सा व्यक्ति था, निर्मल। अरुण की आय, ये अरुण की आय, अरुण की आय,
प्रिय विद्यार्थियों, अरुण की आय के लिए 5 गुणा 800, अरुण की आय आ गई हमारे पास है 4000 रुपये। अरुण की आय कितनी निकल के आई है? 4000 रुपये अरुण कमाता है, मतलब उसकी आय है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थी, अब देखो ये सवाल दे रखा है 2700 रुपये उसको 2:3 में विभाजित करना है। प्रिय विद्यार्थियों, इनको 27 को बांटना है, पहला भाग, और ये 5 में से पहले आदमी को 2 मिल रहे हैं, 2700 में से कितने मिलेंगे? दूसरे आदमी को 5 में से 3 मिल रहे हैं, 2700 में से कितने? 5 के पारे से काटा, 5 25, शेष बच गए 2, 5 20, 1080, और यहाँ भी वही कटेगा 540, तो 12 के 2, 15 1 700। अब यहाँ ऐसे नहीं करके ऐसे कर सकते हैं, उनकी मान लो कि एक को 2x मिला, एक x मिला, 6। अब प्रिय विद्यार्थियों 2x प्लस 3x बराबर 2700, ये हो गए 5x बराबर 2700, x बराबर 2700 बटावा x बराबर आ गया 500। अब इसका तो निकाल लिया, फर्स्ट को मिला 2 गुणा 540, 1080, सेकेंड को मिला 3 गुणा 540, तो प्रिय विद्यार्थियों ये आ जाएगा हमारे पास 1600। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों ये ऐसे नहीं करे तो अनुपात दे रखा, थर्ड विधि अपन ऐसे निकाल सकते कि 5 का मान क्या है? 5 का मान हमारे पास 2700 रुपये, एक का मान क्या हो जाएगा? एक का मान 2700/5 हो जाएगा, ये हो गया 500। अब अपन को फर्स्ट में क्या पूछा, इसलिए 2 का मान 2 से गुणा हो जाएगा, ये हो गया 1080। एक उत्तर तो ये। 3 का मान करेंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणा 540, ये हो जाएगा 1600। अपन चाहे कोई सी विधि से करे उत्तर वही आने हैं। मेरे को सबसे बेस्ट विधि ये लगती तो ये कर लेना, आपको जो भी विधि लगे प्रिय विद्यार्थी उससे अपन विधि कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न के लिए ये दे रखा ए बी का अनुपात दे रखा है प्रिय विद्यार्थी। ए और बी का अनुपात हमें दिया हुआ है और बी और सी का अनुपात भी हमें दिया हुआ है। ए और बी का दे रखा और तीनों जनों की जोड़ भी हमारे को दिया हुआ है। अब हमारे पास 3 है, उन तीनों के हम पहले नाम लिख देते हैं। ए बी और ए और बी 5:11 दे रखा है, तो सी 3:8 दे। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन के ये बी का अनुपात यहाँ पर 11 नहीं तो यहाँ 11 लिख देते हैं, या 3 को इधर लिख दिया, या ये हो गया 15:33:28 गुणा कर देते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों हमारे को सी का मान निकालना है, का मान, इसका मान निकालना वो ऊपर आ जाता है, क्या हुआ? तीनों की जोड़ दे रखी है विद्यार्थियों। बेहतर क्या है, तीनों जनों की जोड़ यहाँ से निकाल लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। 15 और 33 जोड़ते हैं, 15, 33 और 88 को 8, 8 3 11, 16 के 6, 8 3 11 12, 1 3 आ गया 136। एक बार वापिस जोड़ लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ये हो गए अपन के, मान लेते हैं कि 3 था प्रिय विद्यार्थी, 3 बाद क्या था? बाद 8 था, इधर लिख दिया था, और 11 को यह लिख दिया था। ये 15 हो गए, 11 3 33, 8 3 11, 11 5 16 के 6 हासिल के 1, 9 3 12 1 13।
कितने आ गए? 136 हमारे पास आ गए। अब प्रिय विद्यार्थियों इनको हम काट देते हैं, 4 के पहाड़े से काट रहे हैं, 4 से काटा, ये कट जाएगा 22 बार, 4 3 12, 1 बज गए, 4 चौक। तो और काट देते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 2 के पहाड़े से काटा या 17 आ गया, 2 से काटा 11, 4 दूना 22 के 2, 4 7 77, 77 और 2 हो गए हमारे पास 79 बटावा 17। ये आपका उत्तर। इस प्रकार से भी कभी कभी उत्तर आ जाता है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे क्या आ गया, यदि 144 आ जाता तो आपका कट जाता था, ये कटा नहीं, फिर भी आपके आंसर है, मतलब बट्टे में भी कभी कभी प्रश्न पॉइंटों में भी आता है कि प्रिय विद्यार्थियों अपन यदि थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, कंडीशन में आप अब 17 से भाग दे के आंसर निकाल सकते। अब प्रिय विद्यार्थियों के नेक्स्ट सवाल के लिए क्या लिखा है, राम की आयु का 2 गुना, राम की आयु का 3 गुना, मधु की आयु का 7 गुना बराबर है, आयु का अनुपात बताइए। मतलब राम की आयु का तो 2 गुना करना है प्रिय विद्यार्थियों, हल ये राम है उसकी आयु का 2 गुना कर दो, और श्याम की आयु का 3 गुना कर दो, और मधु की आयु का 7 गुना बराबर है। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर इनकी आयु का अनुपात निकाल, तो अनुपात निकालना तो राम अनुपात श्याम अनुपात मधु, तो इनको अपन ढक लेते हैं, तो 7 को 3 से गुणा किया, ये आ गया 1, इसको अपन ढक लिया तो शेष क्या कौन बचा, 7 और 2 बचे तो क्या गए 14, इसको अपन ढक लिया तो यह बचे 3 6 बचे प्रिय विद्यार्थियों, 3 दूनी 6, इसको अपन ढक लिया तो 3 दूनी 6 बच गए। अब प्रिय विद्यार्थियों ये कट रहे तो काट देते हैं, कि हमारे कट नहीं रहे, आपका अनुपात कौन सा निकल के आया, 14 अनुपात 6। या प्रिय विद्यार्थियों सेकंड विधि अपन कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया राम, यहाँ लिख दिया श्याम, यहाँ लिख दिया मधु। अब देखो राम के गुणा में 2 है तो अनुपात बनाते तो इसका उल्टा कर देते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्या कर देते हैं, 1/2 लिखना पड़ेगा, श्याम में 1/3 लिखना पड़ेगा, मधु में 1/। एलसीएम ले लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इनका जब एलसीएम लेते हैं वो आता 42, 2 का भाग 21 बार जाएगा, का भाग 14 बार जाएगा, 7 का भाग 6, 21 अनुपात 14 अनुपात 6। तो हम इस से भी इसका आंसर दे सकते। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल, 80 रुपए प्रति केजी भारी चाहिए, 80 रुपए प्रति केजी भारी चाहिए, मैं 80 रुपए प्रति केजी भारी चाय में 68 रुपए प्रति केजी हल्की चाय किस अनुपात में मिलाए, ऋण का मूल्य 73 रुपए। तो हमारे पास प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर एक भारी चाय है और एक हमारे पास हल्की, हल्की भारी चाय की रेट 80 रुपए, हल्की चाय की रेट 68। तो प्रिय विद्यार्थियों हम मिश्रण है, और मिश्रण की रेट है प्रिय विद्यार्थियों 70 रुपए। इनकी प्रिय विद्यार्थियों तिरछी बाकी करने पर अनुपात आएगा तिरछी बाकी घटाना तिरछा, तो 73 और 68 को प्रिय विद्यार्थी घटाते हैं तो हमारे पास 5 प्राप्त, 80 और 73 को घटाते तो 7 प्राप्त हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों हमारा अनुपात निकल के आया वो 5 अनुपात 7 निकल आ गया। इनको हमने तिरछी बाकी की तो ये आराम से हो जाता, यदि अपन x y ऐसे मान के करते तो ज़्यादा लगता है। जब भी दो चीज
सूचित किया जाता है तो हम इस प्रकार से हल कर लेते। अगला प्रश्न के लिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसी कक्षा में 10% तो गणित में फेल हो गए, 13% विज्ञान में फेल हो गए, 7% दोनों में फेल हो गए, दोनों में पास विद्यार्थी कितने प्रतिशत। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, एक गणित है, यहाँ लिख दिया गणित, और एक हमारे विज्ञान है, और अब देखो दोनों के अंदर कितने 7% है, दोनों के अंदर 7% तो हमारे क्या है दोनों के अंदर फेल। विज्ञान में फेल होने वाले 13 जने थे तो 7 यहाँ आ गए, तो विज्ञान वाले कितने हो गए 13 हो गए। अब फिर ये विद्यार्थियों के विज्ञान के होने के बाद गणित में 10 है तो 7 यहाँ आ गए, तो फेल वाले कितना आए फिर ये विद्यार्थियों 3 + 7 + 6 16% फेल। इसलिए पास कितने हुए, पास विद्यार्थी प्रतिशत 100 में से 16 घटा देते 84% क्या हो गए पास हो गए। अब फिर ये विद्यार्थी सेकंड विधि अपन कर सकते। सेकंड इसमें क्या लिखा जाता है, गणित में फेल बराबर 10, ज्ञान में फेल बराबर 13, दोनों में फेल बराबर 7। तो दोनों में पास निकालने के लिए पास प्रतिशत को में 7 को जोड़ के इनको एक एक वाले को घटा देते, 107 में से घटा देते हैं, 7 में से 3 4, 10 में से 2 8, हमारे पास कितना प्रतिशत प्राप्त हो गया फिर ये विद्यार्थी 84। इसमें क्या करते तो में दोनों वाले जोड़ करके एक एक का है वो घटा देते, तो हमारे जो विद्यार्थी पास है वो प्राप्त हो। अब फिर ये विद्यार्थियों नेक्स्ट ये लिख रखा है कि 111 444 और 37 का एच। अब फिर ये विद्यार्थियों जब एच का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अपन एचसीएफ निकालते तो इनको अलग अलग किया जाता है, तो 11 का अलग कर लेंगे, 444 का अलग और 37 का अलग कर। इसमें फिर ये विद्यार्थियों 3 का भाग जा रहा है 37 बार, फिर 37 का भाग। इसमें फिर ये विद्यार्थियों 2 का भाग गया 2 2 2, फिर 2 का गया 1 1 1, फिर 3 का गया 37, फिर 37। इसमें फिर ये विद्यार्थियों 37 का ही भाग जाएगा। अब एसीएफ का मतलब ऐसी संख्याएं छांटनी है जो आपको मतलब तीनों के अभाज्य गुणनखंड में मिल जाती। तो हमारे पास 37 एक ऐसी संख्या है जो तीनों के 37 यहाँ भी मिलता है, 37 यहाँ भी मिलता है और 37 यहाँ भी मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों के हमारे पास इनके एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ, एचसीएफ पर 37 प्राप्त। नेक्स्ट प्रश्न के लिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, दो संख्याओं का गुणनफल 560 है, उनका एचसीएफ 4 है और हमें एलसीएम ज्ञात कर। तो इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों एक सूत्र होता है, वो सूत्र मैं लिख देता हूं, से पे गुणा में से पे बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। इस सूत्र से अपन इसको कर देंगे। तो लेसे पे तो पता नहीं है, एलसीएम ज्ञात करना, ये अपन के 4 दे रखा और यहाँ पर 500, एलसीएम बराबर 560 में अपन 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4 4 चौक, तो हमारा जो एलसीएम निकल आ जाएगा वो
40 प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल के लिए फिर विद्यार्थियों अगला सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 3:5 का गुणनफल 210 दे रखा है, उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब भी एलसीएम और एचसीएफ में अनुपात की संख्या आ जाती है फिर ये विद्यार्थियों गुणा में एक्स मानना अति आवश्यक है। जब भी आपके एलसीएम और एचसीएफ में अनुपात की संख्या आ जाती है तो उनके गुणा में एक्स मानना अति आवश्यक है। तो फिर ये विद्यार्थियों के मान लेते हैं संख्याएं, मान ली, माना संख्याएं, हमने इन संख्याओं को मान ली। संख्याएं क्या मानी है? एक्स और 5 क्या है, क्या दिया है? गुणनफल संख्याओं का गुणनफल को फिर विद्यार्थियों 210 दे रखा। अब अपन को 3x गुणा 5x करेंगे, ये लिख दिया 210। अब प्रिय विद्यार्थियों इनको गुणा करने थे, 5 को 3 या 15, x को और x को गुणा करते तो x स्क्वायर प्राप्त होता है 210। एक्स स्क्वायर बराबर 210 बटावा 15, एक्स स्क्वायर बराबर 15 से काट देते, 15 कम 15, शेष कितने बचे? 6, 15 चौके 60। एक्स स्क्वायर बराबर आए हमारे पास 210, तो 15 से अपन ने काट दिया, 15 कम 15, शेष बच गए 6 और 60 हो गए, 15 चौके 60। अब फिर ये विद्यार्थियों हमारे को क्या करना है? एक्स बराबर ये आ गया हमारे पास √14। अब फिर ये विद्यार्थियों के हमारे को क्या करना है कि उनका एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एलसीएम। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं 3x तथा 5x का एलसीएम। एलसीएम क्या प्राप्त हो रहा है फिर विद्यार्थियों? 3x तथा 5x का एलसीएम क्या मिल रहा है हमारे पास है? का जो एलसीएम मिल रहा है वो प्रिय विद्यार्थियों 15x में क्या मिलेगा? 15x। x का यहाँ पर हम मान रख देते हैं प्रिय विद्यार्थियों 15 और x का मान कितना आया था? √14। तो हमारा जो एलसीएम प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है? ये विद्यार्थियों 15√14 प्राप्त हो रहा। यहाँ पर 14 का हमारे पास निकलता नहीं है। यदि यहाँ पर 16 हो जाता तो हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों जैसे जैसे नए पेपर आ रहे हैं, पेपर के पैटर्न बदलते जा रहे हैं, आपके जरूरी नहीं है रूट निकलना, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आपके ये भी आंसर मिलेगा, वहां पे 100% मिलेगा। ऐसा भी आप देख लो, तो कई बच्चे यहाँ पे आके 14 का भी 4 कर देते हैं और ये माइनर जो गलती होती है, ऐसा उत्तर आपके डी में मिलता है, आप ए वाला उत्तर लगा के आ जाते हो और आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। आपको अच्छी तरीके से प्रश्नों को पढ़ के उत्तर देने हैं। कई बार मैंने बच्चों को देखा है, कई प्रश्न आते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई जीके का सवाल है कि निम्न में से मत्स्य संघ में शामिल नहीं है, तो वो नहीं तो पढ़ना भूल जाते हैं और उनको हड़बड़ाहट इतनी जल्दी पता नहीं क्या होती है, वो मत्स्य संघ वाला ही लगा देते हैं। जैसे मत्स्य संघ के में क्या था? अब धोक अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। तो अपन वहां पूरा प्रश्न को गणित में पढ़ना है और पढ़ के फिर ये विद्यार्थियों ऐसा नहीं है आप मतलब गलत सही टिके लगा देते हो। नेक्स्ट प्रश्न के लिए यहाँ पर दे रखा फिर ये विद्यार्थियों 3/5, 6/10 और 18/65 का एलसीएम क्या है? ये भिन्नों का एलसीएम है। ये विद्यार्थियों भिन्नों का एलसीएम प्रश्न नंबर 24 है आपका। भिन्नों का लेसे पे भिन्नों का एलसीएम का सूत्र है अंशों का एलसीएम बटा
हरों का एसी। अंश कौन कौन से हमारे पास? 3 है, 6, 18। इसमें प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले 2 का भाग दे देते हैं, 3। अब 3 का भाग दे रहे हैं, 1, 1, 3। अब वापिस 3 का भाग दे रहे हैं, 1, 1 और एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम हमारा आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 2 गुणा 3, हाँ ये हो गया 18। एलसीएम कितना आया हमारा? इनका एलसीएम आया 18। अब हरों का एसीएम लेना है, तो हर एक तो हमारा 5 था, इसमें 5, एक हमारा 10 था, 10 के अंदर 2 का भाग दिया, और एक हमारा 65 था, मैं 5 का भाग दिया, 13। तो यहाँ तो मतलब एलसीएम किसका है? अंश का है, अंशों। और हरों का एचसीएफ ये क्या प्राप्त हो रहा है हमारे को? ये 5 प्राप्त हो, क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 है यहाँ भी है। तो अब इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों अंशों का एलसीएम तो आ गया 18 और हरों का एलसीएम आ गया 5। आपका उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 18/5 हमारा उत्तर प्राप्त। तो भिन्नों का भी आ सकता है कि भिन्न होती है, उनका एलसीएम प्रकार से लेते हैं। यदि भिन्न का एलसीएम लेना है, ऊपर वाले अंश होते हैं उनके एलसीएम करते हैं, हर के एचसीएफ कर। मान लो भिन्नों का एचसीएफ पूछ लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तब आपको क्या करना? अंशों का जो एचसीएफ लेना है और हर है उनका एलसीएम लेना है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अब ये दे रखा ए बी का लघुत्तम समापवर्तक। तो प्रिय विद्यार्थी लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एलसीएम। प्रिय विद्यार्थियों एलसीएम में क्या आ गया? इस पद के अंदर ए है, इसमें नहीं है, इसमें है तो ए तो आएगा। अब बी यहाँ है, यहाँ है, या नहीं है तो भी एलसीएम में बी आएगा और सी भी आएगा। अब एलसीएम ये एबीसी आया, ये दोनों के दोनों इसके अंदर है, बीसी भी इसके अंदर है, ए भी इसके अंदर है, इसका मतलब इनका एलसीएम कौन सा हुआ? आपका उत्तर आ गया ए बी। अब नेक्स्ट पर यहाँ पर दे रखा 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने मीटर लंबे 54 सेकंड में पार कर। अब प्रिय विद्यार्थियों की जब भी कोई भी की लंबाई पूछे, रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, सुरंग की लंबाई पूछे, का सूत्र लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हमारी रेलगाड़ी है, या आपकी रेलगाड़ी है, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी की है? 210 मीटर। एक आपके क्या है, चाल से कितने मीटर लंबे ये पुल क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अब अपन को कुल दूरी निकाल लेते हैं। कुल दूरी निकालने के लिए प्रिय विद्यार्थियों 56 ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अपन छोटा बना लेते हैं, 5/18। हमें दे रखा 54 से 5 से काटा 3 बार, ये हो गए 15 और 15 चक्री 90 की 0 हासिल के 9, 15 पंजे 75 और 9 चौरा। इसके अंदर जो ये 810 मीटर की दूरी पार करती है, इसका मतलब ये रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई, उसके अंदर पुल भी आ गया और रेलगाड़ी भी आ गई। तो हमारे को अब पुल की लंबाई पूछी है, तो रेलगाड़ी वाली घट जाएगी, लंबाई 840 में से कितना घटा देंगे? 210। 4 में से 3 700। हमारा जो पुल है वो कितने मीटर लंबा आ जाएगा? 730 मीटर का पुल आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, एक ही स्थान से ए तथा बी धावक 6 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 2.5 किलोमीटर उत्तर और पूर्व दिशा में रवाना होते।
प्रिय विद्यार्थी, एक ही स्थान है, जैसे ये हमारा स्थान है और यहाँ से क्या करता है, एक व्यक्ति तो 6 की स्पीड से उत्तर दिशा में जाता है और एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 2.5 की स्पीड, उनके मध्य की हमें दूरी। तो प्रिय विद्यार्थी, ए धावक 2 घंटे में चला, कितना चला है, 6 × 2 तो 12 किलोमीटर। धावक 2 घंटे में चला, कितना चला बेटा, 2.5 को हम 2 से गुणा कर दिया तो ये, तो ए धावक उत्तर में गया और बी धावक इधर गया, तो बी तो चला गया हमारे पास 5 किलोमीटर और ए धावक चला गया 12 किलो। हमें इसमें कर्ण निकालना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि कर्ण निकाला जाता है, कर्ण के लिए क्या करते हैं, आधार स्क्वायर प्लस सम स्क्वायर। आधार तो आ गया 5 का स्क्वायर प्रिय विद्यार्थियों, लम आ गया 12 का स्क्वायर, क्या आ गया 25 प्लस 144, 169 का वर्गमूल क्या होता है, का वर्गमूल होता है 13। उनके मध्य की दूरी होगी, न्यूनतम दूरी हमारे पास है 13 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 24 मिनट में कितने। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे को केवल दूरी निकालनी है और जब दूरी निकाली जाती है तो हमें गुणा करना पड़ता है। के लिए क्या करते हैं, चाल गुणा समय करते हैं, चाल गुणा समय। चाल तो हमारे पास 45 है, ये देखो प्रिय विद्यार्थी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसके अंदर हम घंटे कर देते हैं, इसमें घंटे कितने हो जाएंगे, 24 मिनट में प्रिय विद्यार्थी 60 घंटे हो जाएंगे। इसमें बदला, इसको घंटे में बदल दिया, 24/60 कर। अब प्रिय विद्यार्थियों, 15 के पार से काट दिया, 15 से काटा 3 बार और 15 से काटा 4 बार, 4 से इसको काटा 6, 6 को 3 से गुणा कर देते तो 18 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगी। भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस चल रही है, अब वो 1 घंटा ही नहीं जा रही, 24 मिनट। तो हमें ये तो आपको ही पता होना चाहिए कि 1 घंटा चलती जब 45 किलोमीटर आती, तो वो तो 24 मिनट में कम ही आनी दूरी, तो हमारे पास यहाँ कम ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों, 4,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का, 2 बार है प्रिय विद्यार्थियों, 2 वर्ष 6 माह को काट देते हैं, 6 माह में साधारण ब्याज का। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे को 2 वर्ष 6 महीने का निकालना है, इसका मतलब हमें 30 महीने का ब्याज निकालना है। तो क्या कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वर्ष बनाने के लिए हम कह सकते 30/12 कह सकते हैं ना भाई। 2 साल में 24 माह हो गए, 6 वो हो गए, तो 30/12 वर्ष से लिख सकते। तो यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं प्रिय विद्यार्थी, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए 4,000 रुपये थे, 10 दर 30 और यहाँ पर 30/12 और यहाँ पर। अब प्रिय विद्यार्थियों, अपन काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0, 3 से काटा 4, यहाँ से अपन 4,000 में 4 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 1,000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। साधारण ब्याज कितना आएगा, 1,000 रुपये साधारण ब्याज। अब प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल, कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है, वही धन कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए भी अपन ने सूत्र लिखा दिया था,
जैसे आपका बड़ा समय बराबर छोटा समय गुणा घात, घात या बारंबारता। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, दुगुणा से हमें क्या बनाना है? दुगुणा से हमें 8 बनाना है। गुणा से कितना बनाना? ये कितनी बार आया था? 3 बार बनाना। इस दुगुणा को 3 बार लिखना पड़ेगा। तो बड़ा छोटा समय हमें 3 वर्ष दे रखा है, और या तो इसको 2 की घात 3 कह सकते हैं, या बारंबारता 3 आ सकती है। तो हमारे पास कितना समय आ गया? 2 वर्ष हमारे आ जाएगी। 8 गुना कितने समय में होगा? 2 वर्ष में, यानी 8 गुना हो जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न देखो। ये लिखा कि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो केवल आपको दूसरे वर्ष का दे रखा है। तो इस धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? अब हमें प्रिय विद्यार्थियों धन भी पता नहीं है, तो हम धन मान लेते हैं 100 रुपए। अपन कर सकते हैं माना, धन कितना मान लिया? 100 रुपए मान लिया। ये पहला वर्ष फर्स्ट, और ये सेकंड। प्रिय विद्यार्थियों के 100 गुणा 10 गुणा 1 बटा, ये आ गया हमारा 10 रुपये। फिर दूसरे वर्ष का ब्याज 10 गुणा 110 बटा 11। यहाँ पर हमारे से पूछा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज। वर्ष का ऐसा ही साधारण ब्याज। ये विद्यार्थियों 1 वर्ष का ब्याज हमें 10 रुपये मिल रहा है साधारण ब्याज। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3 क्या हुआ? 33 रुपए। ये 33 रुपए वो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि। 33 रुपए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मतलब 11 के बराबर था। तो इसका मतलब 11 को यहाँ लिख दिया। 11 से अपन काट दिया, 3 बार 30, 90 रुपए। उस धन पर यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33 रुपए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज है वो कितना होगा? 90 रुपए प्राप्त हो जाएगा। फिर ये विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल, 3000 रुपए दे रखा, 1 वर्ष 5 महीने का 12% दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात की। मतलब अपन को 1 वर्ष है और 1 वर्ष 5 महीने का ही निकालना है, और दर कितनी है? 12%। तो प्रिय विद्यार्थी पहले वर्ष का निकाल लेते हैं, पहले वर्ष, और फिर अगले कौन से? 5 माह का। इसमें निकाला तो 3000 रुपये, और 1 गुणा 12 बटा, तो प्रिय विद्यार्थी ये कितने हो गए? भारतीय 36 आ गए हमारे पास है 160 रुपये आ गया। अब जैसे ही अपन 1 साल के बाद चले जाएंगे तो प्रिय विद्यार्थियों ये बढ़ करके आ जाएगा। तो 3000 वो थे तो 360 रुपये हो जाए। और यहाँ पर हमारी दर है 12, समय कितना है? 5/12 कितना है? 5/12। ये प्रिय विद्यार्थियों इसको कह सकते हैं 5/12 वर्ष। 5 महीने का मतलब होता है 5/12 वर्ष। इससे ये काट देते हैं, 0 से 0 काट दिया, 5 से काटा 2 बार, 336 में 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो हमें 360 रुपये मिल गए, फिर 5 महीने का 168 मिला। 8 के 8, 6 से 12 के 2, 4 1 528 रुपये हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थी, नरेंद्र ने 8000 रुपये लगा करके दुकान खोली।
3 महीने के बाद सुरेंद्र ने दुगुनी पूंजी लगाकर साझा कर लिया वर्ष के अंत में। मतलब यहाँ पर एक नरेंद्र है, एक सुरेंद्र है प्रिय विद्यार्थी। एक तो हमारे नरेंद्र है और एक है सुरेंद्र। ये क्या कर रहे हैं? नरेंद्र ने 8,000 रुपये का धन लगाया और सुरेंद्र ने दुगुनी पूंजी लगाई है। सुरेंद्र ने क्या किया है? दुगुनी पूंजी 8,000 का दुगुना 16,000 लगा रहा है, लेकिन ये 3 महीने बाद लगा रहा है। का मतलब इसका धन है वो कितने महीने रहा? 9 महीने रहा। इसका धन कितने महीने रहा? 12 महीने। पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात समान होता है। ये पूंजी लगाई तो लाभ भी इस अनुपात में होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों 8,000 से अपन काट देते हैं, ये कट जाएगा 2 बार। ये तो हो गए 9 दूनी 12 अनुपात कितना हो गया? 18। 6 के पहाड़े से काट देते हैं तो हमारे को लाभ किस अनुपात में मिलेगा? उनको लाभ है प्रिय विद्यार्थियों 2:3 में वर्ष के अंत में लाभांश अर्जित होगा। इसका धन पूरे साल भर रहता है, इसका धन 3 महीने बाद आया तो 9 ही महीने इसका धन है काम में लिया था। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, राम श्याम तथा मोहन, यहाँ पर फिर ये मोहन ही है, ये मोहम्मद है, क्या है ये? मोहम्मद। राम श्याम तथा मोहन ने इस प्रकार पूंजी लगाई कि राम के लाभ का दुगुना, मोहन के लाभ का तिगुना, श्याम के लाभ का 5 गुना बराबर है उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर लिखे राम के लाभ का दुगुना, राम के लाभ का गुना, मोहन के लाभ का तिगुना, मोहन के लाभ का गुना, श्याम के लाभ का 5 गुना, श्याम के लाभ का, और ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों? बराबर है। तो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात है। तो जो लाभ का अनुपात होगा प्रिय विद्यार्थियों वही का अनुपात होता है। अपन लिख देते हैं हल। अब क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों? यहाँ लिख देते हैं राम, राम के बाद आया था श्याम, और श्याम के बाद कौन आया था? श्याम के बाद है मोहन। ये क्रम भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों यहाँ लिखा उनके द्वारा, अपन जिस क्रम से नाम आए हुए क्रम से लिखना। अब जब राम का अनुपात निकालना तो इसको छुपा देते हैं, शेष बचे हुए को गुणा कर देते हैं। तो गुणा किया तो 3 गुणा 5 लिख। श्याम के लिए श्याम वाले को छुपा दिया, 2 गुणा 3 लिख दिया। अब श्याम को छुपाने के बाद मोमन को निकालना, तो मोमन वाले को बंद किया तो 2 गुणा 5 लिख। अब प्रिय विद्यार्थियों ये तो आ गया हमारे पास 15 अनुपात 6 अनुपात 10। ये किसी भी संख्या से तीनों संख्याएं कटती नहीं है, इसलिए हमारा अनुपात निकल के आ गया 15 अनुपात 6 अनुपात 10। फिर ये विद्यार्थियों जिस क्रम से नाम दिए हुए फिर नीचे लिखा हुआ उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात, तो आपको यह बीच में देते समय मैंने मतलब मोमन की जगह श्याम को डाल दिया, श्याम की जगह मोमन को डाल दिया। आपको ऐसी गलती कतई नहीं करनी है। आपको यहाँ पर जो क्रम दिया हुआ है उसी क्रम में अनुपात का आंसर लिखना। नेक्स्ट सवाल के लिए, ये सवाल है x का x% 81 के बराबर है, x का 15%। चलिए विद्यार्थियों के यहाँ पर अपन लिख देते हैं x का x% का मतलब 100 बराबर क्या लिख दिया? 21। वजन गुणा कर लेते हैं, x² बराबर 81 को 100 से गुणा किया 00, x बराबर √81। अब फिर ये विद्यार्थी 81 का 9 00 का 0, x का मान कितना आया? 90 उत्तर आया। पूछा क्या है फिर ये विद्यार्थी? या पूछा है वो चीज है या 90 का
15%। 90 का मतलब गुणा 15 बटा, प्रिय विद्यार्थियों 0 से 0 काट देते हैं। 15 को 9 से गुणा किया तो ये आ गया हमारे 1/10। एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 13.5। ये आपका उत्तर। विद्यार्थियों उत्तर कितना आया हमारा? 13.5 है वो अपन का उत्तर है। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, ये सिक्के वाला प्रश्न है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 का अनुपात है विद्यार्थियों 5:6:8। अब इसमें क्या है कि थैले में कुल इतना धन है तो 1 रुपये के कितने सिक्के? तो प्रिय विद्यार्थी 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं हमारे पास? 5। तो हम लिख देंगे 1 रुपये वाले सिक्के। बहुत ही शानदार तरीका है ये ज्ञात करना। तो 5 ऊपर लिख दिया और यहाँ पर हमारे 210 है। अब प्रिय विद्यार्थियों ये पैसों में भी काम हो रहा है, रुपए में। अपन 1 रुपये वाले को कह देते हैं 100 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? 5। तो ये हो गया हमारे पास 5। 50 पैसे वाले हमारे पास कितने सिक्के हैं? 6। हो गया 3। और 25 पैसे वाले हमारे पास 8 है। ये हो गए हमारे पास 2। क्या हो गए हमारे पास 1000 पैसे। क्या हो गए प्रिय विद्यार्थियों? ये हमारे रुपये थे, ये हमने पैसे, ये भी कुल धन है। इसको पहले तो प्रिय विद्यार्थियों पैसे बना, क्या बना दिया हमने? पैसे बना दिया। अब ये पैसे बन गया और यह कुल धन था तो यह हमने 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 21 को प्रिय विद्यार्थियों 5 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास 105 सिक्के है। वो कौन से सिक्के मिलेंगे? 1 रुपये वाले हमारे पास है 105 सिक्के आ जाएंगे। क्योंकि इनको हम 100 पैसे मान लिए, 100 पैसे वाले 5 सिक्के तो 500 पैसे हो गए। ये सब कार्य है प्रिय विद्यार्थियों है पैसे। इसलिए अपन को 210 रुपये में पैसे बनाने के लिए गुणा करना पड़ता। नेक्स्ट सवाल के लिए आगे दे रखा कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिनों पूरा करते हैं। 6 आदमी तो 8 लड़के इस काम को। ये प्रिय विद्यार्थियों अथवा वाला प्रश्न है, क्या प्रश्न है? तो हम यहाँ पर लिख दिया आदमी और क्या लिख दिया? लड़के और यहाँ लिख दिया दिन। अब प्रिय विद्यार्थियों 3 तो आदमी है, 6 लड़के। पूछा क्या है हमारे से? 6 आदमी 8 लड़के। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या करते हैं? ये 36 हो गए और ये कितने हो गए? 24। ये तो आ गए 60। तो समय निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या को सबको गुणा कर देते हैं। 3 गुणा 6 गुणा 40 और यहाँ पर आ गए 60। आ गए थे 0 से 0 काट दिया, 6 से 6 काट दिया, 4 को 3 से गुणा किया तो कितना गए? 12 दिन। हमारा उत्तर कितना निकल के आ गया? अथवा वाले प्रश्नों को इस प्रकार से कर सकते हैं अपन विद्यार्थियों। इनका वजन गुणा करके जोड़ कर लेते हैं, फिर ऊपर जितने भी तीनों लाइन है दी हुई गुणा करके भाग लगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए एक कार्य को 3 कुशल कामगार 20 दिनों में या 5 लड़कों द्वारा 30 दिनों में किया जा सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? मतलब अपन के कितने हैं? 3 तो कुशल कारीगर है और 5 लड़के द्वारा। अपन प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर लिख सकते हैं 3 तो क्या है? कुशल। 3 कुशल है वो 20 दिन में तो 1 बटा 3 कुशल कारीगर है 1/20। तो कुशल की दैनिक क्षमता क्या आ गई? 1 कुशल की आ गई 1/20 का 60 आ गई। अब अपन के लड़के कितने हैं? 5 लड़के दे रखे हैं प्रिय विद्यार्थियों। हमारे को 5 लड़के, 5 लड़के
वो कितने दिन में करें? 30 दिन में करें। एक लड़का कितने में करेगा? एक लड़का कर देगा, यहाँ हो जाएगा 1/30 गुना 5, एक लड़के की 1.5। अब हमें क्या करना? एक साथ काम करते हैं, मतलब तो का कुशल को लेना, ये क्या लेना है? क्या क्या है हमारे से पीर? क्या 3 तो कुशल ले लो, कुशल प्लस 5 ले लो लड़के। अब प्रिय विद्यार्थियों कुशल का क्या आया था? कुशल का आया था 1/, प्लस लड़कों का कितना आया था प्रिय विद्यार्थियों? 1/100। यहाँ पर अपन प्रिय विद्यार्थियों 3 से काटा तो ये बचा गया था, 5 से काटा तो। अब इनको अपन सरल कर लेते हैं। 1/20 प्लस 1 का एलसीएम ले लिया 60, इसका भाग 5/60 काटा तो आया 1/12। ये दिन कितने लगे प्रिय विद्यार्थियों? दोनों को मिल करके 12 दिनों का समय लग सकता है। अब ऐसे भी कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, दोनों को मिलकर के कितना दिन लगेगा? 12 दिनों का समय दोनों मिलकर। अपन यहाँ पर क्या है, 3 तो कुशल कारीगर थे, 20 दिनों में कर सकते हैं। तो हमने एक की क्षमता निकाली 1/60 एक जने की, इधर से 5 लड़के 30 में, तो एक की क्षमता निकाली। अब अपन को 5 तो लड़के लेने थे, 3 कुशल, मतलब सभी को मिल करके करवाना था। तो प्रिय विद्यार्थियों कितने दिन लगे हमें? हमें उस काम को 12 दिनों का समय लगा। और वैसे मान लो कि अपन एक डायरेक्ट तरीका ही किया था। इन तीनों को मान लेते हैं कि सपोज करो कि ये 3 मिलकर राम है, राम 20 दिन में करता है। ये 5 लड़के सभी से ही तो मिलाना है, इनको मान लो कि श्याम कह सकते हैं। अब राम काम को 20 दिन में करता है, श्याम 30 दिन में करता है। कराना तो ये तीनों से है और 5 से है, तो दोनों का गुणा बटा दोनों की जोड़ से भी कर सकते, दोनों का गुणा बटा दोनों की जोड़। कैसे करते प्रिय विद्यार्थियों? इनको यदि एक ही आदमी मान लेते हैं तो ये हो जाता 20 गुणा 30, और दोनों की जोड़ कितनी हुई? 0 से 5 से काटा 4, और उत्तर कितना आ गए? 12 आ गए प्रिय विद्यार्थियों, 12। इसमें भी आपको दिमाग लगाना है कि अपन को तो सभी से मिलकर के करवाना है, तो इनको मैंने एक ही मान लिया कि 3 कुशल कामगार के बराबर एक हो सकता है, 5 लड़कों को कोई व्यक्ति कर सकता है। तो अपन को तो इनसे इनसे मिला के करना है, तो दोनों के गुणा बटा दोनों निकाल सकते। ये प्रिय विद्यार्थियों सेकंड विधि। अब नेक्स्ट सवाल के लिए, किसी व्यक्ति ने 2 घड़ियां समान मूल्य से बेची है। प्रथम घड़ी पर 30% लाभ, दूसरी हानि, तो कुल सौदे में। तो इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों के एक सूत्र लिखा था हमने। क्या लिखा था? 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो? समान। और दूसरी चीज, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होना चाहिए? हानि। तो हमेशा क्या होता है? हमेशा प्रिय विद्यार्थी हानि पर है, वो आता है लाभ प्रतिशत गुणा हानि प्रतिशत बटा 100। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थी 30 गुणा 30 बटा 100, और हमारे क्या आ गया? 9% हानि होगी। यदि 2 वस्तु के विक्रय मूल्य समान आ जाता है और उसके बाद एक पर लाभ और एक पर हानि का प्रतिशत भी समान आ जाता है, तो हमेशा कुल सौदे में प्रिय विद्यार्थियों हानि होती है। जैसे 20 होता तो 20 गुणा 20 को लिख देते, 40 होता तो 40 गुणा 40 को लिख देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों के आपके जो भी पटवारी वीडियो चतुर्श्रेणी के पेपर दे रहे हो, आपका ये अंगणित का हूबहू पेपर आने वाला है, इसलिए आपका इतना फर्ज बनता है, मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल लाइक कर दीजिए। जय भारत, जय हिंद।